गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 116 कंट्रीज़ में 101 आई है। तो एक बहुत ही शेमफुल हमारी रैंकिंग आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो इंडिया जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 15 ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो कि इंडिया से भी जो है वो नीचे है। ठीक है, तो हम मतलब बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है लास्ट में, मतलब बिल्कुल हम लास्ट में आए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस बार। लास्ट ईयर हमारा रैंक 94th था 107 कंट्रीज़ में, लेकिन इस बार 101 रैंक आया है 116 कंट्रीज़ में। तो सोमालिया जो है वो वहाँ पर सब वो वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा, उसकी फर्स्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है इस पूरे साल में। और जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमसे अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो वर्ल्ड में ऐसी ऑलमोस्ट 47 कंट्रीज़ हैं जो कि अपना लो हंगर का भी जो टारगेट है वो भी अचीव करना जो है वो फेल हो जाएंगे उसमें भी। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? ज़ीरो हंगर का जो हमारा गोल है 2030 तक का, उसको उसको कौन सी कंट्री कितने उस लेवल पर प्रोग्रेस कर रही है उसको ये मेजर करता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर लाइफ जो है वो जॉइंटली इसको पब्लिश करते हैं हर साल अक्टूबर में। तो चार इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पर ये रैंकिंग देते हैं। एक तो है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो 0 से 100 का स्कोर होता है। जीरो जो है वो बेस्ट होता है, मतलब कि जिसका जीरो आया तो वो सबसे बेस्ट कंट्री है। ठीक है, और जिसका 100 आया सबसे वर्स्ट कंट्री है। तो सबसे पहले 2006 में ये स्कोर जो है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया गया था, और इस साल जो है वो 16th एडिशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो अंडर नरिशमेंट तो आपको पता ही है, ठीक है, कि अंडर नरिशमेंट क्या होती है। चाइल्ड वेस्टिंग वो होती है कि जब आपका हाइट के हिसाब से वेट बहुत कम होता है अंडर 5 जो है आपके चिल्ड्रन में। फिर चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है, अंडर 5 जो चिल्ड्रन है उनमें एज के हिसाब से अगर उनकी हाइट कम रह जाती है बिकॉज ऑफ अंडर नरिशमेंट, न्यूट्रिशन की वजह से, उसको हम चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी तो वही होता है कि मोर्टेलिटी रेट जो है कितना है चिल्ड्रन में अंडर 5। तो इन सब चारों पैरामीटर्स पर जो है ये रैंकिंग दी जाती है। तो इस बार इंडिया का स्कोर इसमें बहुत पुअर आया है। ठीक है, सो गवर्नमेंट अलग अलग तरह से इसको टैकल करने के लिए, आपने देखा ही था, ठीक है, कि पोषण अभियान चलाया है। फिर जो है फूड फोर्टिफिकेशन करने का प्लान है हमारा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है इशू को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा धब्बा है एक इंडिया जैसी एक इकोनॉमी के लिए, जो कि एक मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी है, और आने वाले टाइम में जो है कि हम टॉप 5 में हैं और अब टॉप 3 में जाने का जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एक शर्मनाक हमारे लिए एक इंस्टेंस है, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Global Hunger Index. So India has again performed very badly in this Global Hunger Index. So India has been ranked at 101st position out of total 116 countries. So last year we were at the rank of 94 amongst the 107 countries which a global hunger index had measured last year. So only 15 countries have performed worse than India. Somalia is the worst performer in this ranking. Most of the neighboring countries of India have performed well than India. And there is a disturbing trend which GHI is showing, that world as a whole and 47 countries in particular will fail to achieve even low hunger targets by the year 2030. Okay, so there is an issue that this pandemic has exacerbated this hunger and food insecurity even further. That's why we are seeing this scenario now. So anyways, this global hunger index is basically a measurement of progress that countries are making towards the global goal of zero hunger by the year 2030. So it is based upon four parameters, that is undernourishment, child wasting, child stunting, and child mortality. It is jointly published by Concern Worldwide and Welter Hunger Life. First time it was produced in 2006, and this is the 16th edition of GHI now. Okay, so it is published every year in October. And undernourishment, you know already that it means that insufficient caloric intake is there in children. The child wasting thing is that under age of 5 children who are wasted. So wasted means they have low weight according to their height.
Okay, so that's why it means that they are suffering from acute undernutrition. Child stunting means that according to their age they have low height. Okay, so it is also a signal of undernutrition. Child mortality is that according to uh, because of hunger, the under age 5 children, how many of them have died, or what is the mortality rate in such children. So this is mortality rate. Okay, so or child mortality. So these four measurements are taken to derive this global hunger index. If a country scores 0, then it is the best performer, and if a country is near about 100, then it is the worst performer in this index. So India has been performing exceedingly bad in this particular index, and government has realized this, and that's why it has launched Poshan Abhiyan, and even it is planning to introduce food fortification, and even in our midday meal scheme, which has been renamed to PM Poshan. The government is eyeing that food fortification will happen, and this fortified food will be delivered to children, so that global hunger so that hunger issue can be resolved from the country. Okay, so now let us see the next topic, which is World Standards Day. तो आपका जो है हर साल जो है ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है, और इस साल भी जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे आपका 14 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाता है इंडिया में, और 1970 से हर साल इसको मनाते हैं। इस साल का थीम जो है वो स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अ शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर फ्यूचर है। और इंडिया में इसको, जैसे मैंने आपको बताया, BIS मनाता है। तो BIS जो है वो एक ऐसी अकेली बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स को सेट करती है इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है ये बॉडी, और एक एक्ट भी है 2016 का, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो BIS के अलावा किसी और अथॉरिटी या एजेंसी को भी जो है वो पावर्स दे सकती है कि कंट्री में वो स्टैंडर्ड सेट कर सके। ठीक है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मार्किंग, ये सारे जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं BIS के अलावा कोई और भी सेट कर सके, ये पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एक्ट के थ्रू मिलती हैं। तो कैसे जो है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है, और अगर नहीं मेंटेन किया जा रहा तो रिपेयर और रिकॉल भी करने को कह सकता है BIS जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को। ये पावर्स भी जो है वो BIS को इसी एक्ट से मिलती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे. So recently, on 14th October, we have celebrated World Standards Day. In India, this day is celebrated by Bureau of Indian Standards. This day is being celebrated annually since the year 1970, because we have we pay tribute to the collaborative efforts of thousands of people or experts worldwide who have developed the voluntary technical guidelines or agreements regarding international standards or quality. So the theme for this 2021 World Standards Day is this standards for sustainable development goals, a shared vision for a better future. In India, Bureau of Indian Standards celebrates this day. So in Bureau of Indian Standards is the only national body currently which frames standards at the national level. Even the one nation one standard scheme is being implemented by this BIS. Ministry of Consumer Affairs is the agency or the ministry which controls this BIS, and BIS is involved in standardization, marking, and quality certification of goods. So though there is an act of BIS which enables the central government to appoint any other authority or agency in addition to BIS to verify or confirm the products and services according to the established standards. So BIS has powers that it can ask the product manufacturer to repair or recall in case the product does not follow the requisite quality standards. Okay, so now let us see the next topic, which is Sala Tunnel. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उन्होंने ब्रेक थ्रू ब्लास्ट जो हुआ है अभी सैला टनल के कंस्ट्रक्शन में, उसको प्रिजाइड किया है। तो ब्रेक थ्रू ब्लास्ट क्या होता है? जब आप एक टनल बनाते हो तो एक साइड से पहले खुदाई शुरू हो रही है, फिर जो दूसरी साइड है वहाँ से भी खुदाई शुरू होती है, जब तक बीच में आते हैं। ठीक है, जब बीच में आ जाते हैं तो उसको एक ब्रेक थ्रू ब्लास्ट करते हैं ताकि वो दोनों साइड से मिल जाए, और फिर टनल की जो है वो खुदाई खत्म हो जाती है, उसके बाद से कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब कि टनल जो है
वो खुदाई उसकी कंप्लीट हो गई है इस ब्रेक थ्रू ब्लास्ट के बाद, और अब जो है कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू होगी ऑलरेडी, बल्कि 700 मीटर का काम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, 1.5 किलोमीटर की ये टनल है। तो ये टनल जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है, और ये वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कनेक्ट करेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी पहुंचाएगी तवांग में। तवांग आपको पता है कितना स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, चाइना जो है वो इसी के ऊपर नज़र लगा के बैठा है, तवांग के ऊपर ही, ठीक है। तो इसको कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 2019 में पीएम मोदी ने इस टनल का जो है वो फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया था, और अब 700 मीटर की जो है वो टनल ऑलरेडी बन भी चुकी है, और अब इसके एक्सकेवेशन भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इस ब्रेक थ्रू ब्लास्ट के बाद। और ये टनल जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बाय लेन रोड होगी एट सच हाई लेवल, 13,800 फीट पर। इसको बना कौन रहा है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है सिंस 2015, इससे पहले जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आती थी। और इसके ये जो है आपके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी देने के लिए, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर इनएक्सेसिबल रीजन्स हैं बॉर्डर एरियाज़ में, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसमें जो ऑफिसर्स या ट्रूप्स होते हैं वो इंडियन आर्मी से भी लिए होते हैं आपके, और आर्मी सर्विस कॉप्स से, मिलिट्री पुलिस से, या फिर आर्मी पर्सोनल से भी जो है वो ट्रूप्स इसमें जो है वो सर्व करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो है वो इसका कार्डर होता है जो वो इंजीनियरिंग सर्विस या फिर पर्सोनल होते हैं, जनरल सर्विस, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के, जो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट कार्डर है, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया में ही जो बीआरओ फंक्शन नहीं करता है, बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी इनके प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं इनको, वहाँ पर भी ये बॉर्डर पे जो है वो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनकी कंट्री में भी, ठीक है। So now let us see this topic in English. Sela Tunnel. So recently, Raksha Mantri has presided over the breakthrough blast of main tube of Sela Tunnel. So this Sela Tunnel is basically connecting West Kameng, East Kameng and Tawang districts of Arunachal Pradesh, and it is providing an all-weather connectivity to Tawang. You already know that Tawang is a very strategic location, and China has its eye over this particular Tawang district. Of course, it claims the entire Arunachal Pradesh, but the real motive of China is to occupy this Tawang district. Okay, that's why it becomes very important for us. So in 2019, PM Modi laid down the foundation stone of this Sela tunnel, and within just 2 years, we have managed to construct already 700 meters of this tunnel. And this breakthrough blast, like I've explained you, that when you have to construct a tunnel, you start excavating it from point A, and simultaneously you start excavating from point B. When you reach in the middle, there is a ceremony, or rather there is a practice where you make a blast or a breakthrough blast, when so that you both sides get connected. After that, excavation stops and this construction of tunnel starts. Okay, so we have reached this breakthrough blast, and now the construction will start, and excavation will stop now. So it is a 1.5 kilometer tunnel. It will provide all weather connectivity to Tawang, and it is one of the longest bi-lane road tunnels in the world at an altitude of over 13,800 feet. So it is constructed by Border Roads Organization, which is functioning under the Ministry of Defense since the year 2015. Earlier, it was under the domain of Ministry of Road Transport and Highways. So this BRO is basically engaged in road construction activities in the border areas of the country, especially those areas which have difficult or inaccessible terrains. So it is staffed by the officers and troops from Indian Army's several units. The General Reserve in Engineering Force is the parent cadre of BRO. Apart from functioning in India, it also functions in several other countries like Afghanistan, Bhutan, Myanmar and Sri Lanka. Okay, so now let us see the next topic, which is Taiwan. तो चाइना और ताइवान के बीच में जो है वो टेंशन बढ़ता जा रहा है, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने जो है अपने नेशनल डे पर यह भी बोल दिया है कि ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन होना जो है वो उनका एक सबसे बड़ा है ऑब्जेक्टिव है। वो उनकी एक नेशनलाइजेशन से नेशनलिज्म से जो है उसको जोड़कर वो कह रहे हैं कि वो पीसफुल हो सकेगा तो पीसफुल करेंगे, नहीं तो अगर फोर्स का भी यूज़ करना पड़ा तो फोर्स का यूज़ करके भी वो है चाहे ताइवान के ऊपर जो है वो ऑक्यूपेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि ताइवान जो है वो उन्हीं का पार्ट है,
ठीक है। ताइवान जो है एक्चुअली पहले आइलैंड का नाम होता था फॉर्मोसा। तो हुआ क्या कि जब 1911 में चाइना में किंग डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई, मोनार्की ख़त्म हो गई, 4000 साल पुरानी मोनार्की ख़त्म हुई, तब वहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो गवर्नमेंट आई वहाँ पर, ठीक है। तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि 1949 में कम्युनिस्ट्स ने उन कॉमिंटांग जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। तो वो जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो 1911 से रूल कर रही थी, वो भाग कर जो है वो ताइवान के आइलैंड पर चली गई। ताइवान के आइलैंड पर चली गई और वहाँ पर उसने अपनी सरकार बना ली। तब से जो है कम्युनिस्ट जो है चाइना वो कहता है कि ये ताइवान भी हमारा है। जो ये रिपब्लिकन्स वहाँ पर भाग के गए थे, कॉमिनटैंग जो है वो चाइनीज़ ही थे और वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन ये जो पीआरसी कहती है कि वो ताइवान भी हमारा ही एरिया है और वो हमारे ही लोग हैं, इसलिए जो है वो चाइना का ही इनएलिएनेबल पार्ट है। लेकिन ताइवान के जो आपके जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये कंट्री हमारी अलग है, ताइवान इज़ अ सेपरेट कंट्री और हम एक इंडिपेंडेंट सोवरन कंट्री हैं, हम रिपब्लिक ऑफ चाइना हम असली हैं। और जो कम्युनिस्ट जो हैं उन्होंने एक तरह से फोर्सिबली कब्जा किया हुआ है चाइना के ऊपर, ठीक है। तो ये आपस की इनकी इशू है। रादर ताइवान कहता है कि चाइना ही उसका है, ठीक है, और चाइना कहता है कि ताइवान उसका है, ठीक है। तो अब आपस में इनके जो है कन्फ्लिक्ट है। ताइवान तो बहुत ही छोटा है तो चाइना से लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो चाइना और इसमें जो ताइवान के जो कन्फ्लिक्ट के बीच में यूएस इसलिए ड्रैग होता है क्योंकि यूएस जो है वो ताइवान की तरफ सपोर्ट करता है। तो जब भी कभी भी कोई इशू आता है चाइना और ताइवान के बीच में, तो ऑफ कोर्स यूएस और जो है चाइना के बीच में इशू भी आ जाता है, क्योंकि चाइना ताइवान के डिफेंस में यूएस जो है वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। सो अब ये कहा जा रहा है बहुत सारे स्ट्रेटजिस्ट की तरफ से कि इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जो चाइना है वो आने वाले टाइम में ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा। अगर वो मिलिट्री एक्शन करता है तो ये देखने की बात है कि कौन सी कंट्री या कोई वर्ल्ड पावर्स जो है वो चाइना को जो है वो रोकेंगी या उसके साथ कुछ लड़ाई करेंगी या कुछ एक्शन लेंगी। तो ये एक इशू है, क्योंकि चाइना जो है उसने अपनी एक स्ट्रेटजिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बोला है कि 2025 तक या 2026 तक जो है वो चाहते हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट हो जाए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ताइवान. So recently you have seen that the tensions between China and Taiwan have been brewing, and this Taiwan is an island which is near Hong Kong, and it is rather in East China Sea. So it is near Hong Kong, and it is you can see the geography or the map of Taiwan yourself. So I will just tell you what is the background of this story. So Taiwan is basically an island near China. So earlier it was called Formosa, but when China got independence, rather independence from Qing dynasty, which was a 4,000-year-old dynasty, the Republic of Chinese government was established in 1911 in China. But in 1949, the communists overthrew this Kuomintang or Republican government, and the Republicans of China, they flee they flew towards Formosa or this Taiwan island, and they established themselves in Taiwan to escape genocide or to escape the wrath of the communists of China. Okay, so Taiwan observes this October 10, that is the double 10 day, as its national day, because it celebrates that on 1911 the Manchu army rose in rebellion against the Qing dynasty, and it established the Republic of China in the Chinese mainland. Okay, so from 1911 to 1949, this Republican government of China was there, but now it is on the Taiwan island. That's why the PRC, the Communist China, is claims that it is this Taiwan is not a separate country; it is a part of Chinese, and because the Chinese people are there, of course, these are commenting. So an interesting fact is that even the Republicans or the Kuomintang party that is a part of Taiwan politics now, it also says that they are part of China and they are not separate. Whereas the Democratic Party of Taiwan, they say that they are a separate country and they do not have any Chinese origin. So there is a
an internal issue in Taiwan also, where one party is saying that they are a part of China, and the ruling Democratic Party says that they are not part of China. But Chinese government, the PRC, the President Xi Jinping's party, they are adamant that they will very soon occupy this nation, this Taiwan island, because they consider it as part of China itself. Okay, so there is an issue that America is asking Beijing to not indulge any military adventurism in Taiwan, because America comes for defense of Taiwan, and whenever there is a tension between China and Taiwan, America automatically comes into the picture. But it is to be seen that at this point of time, when there is a weak president in USA, uh, why I'm saying weak president, because you may have seen his actions in Afghanistan. So there is little expectation that the current president of US will act any different from how he acted in Afghanistan, in case there is an issue between China and Taiwan. So that's why China would like to, because like I've told you earlier, that China has a strategic document where it has drawn a mission that it wants to occupy Taiwan by the year 2025. So it will try to rather uh, prepone this plan, because it sees that there is a weak government in US. So it has a chance. China has a chance that it can take military action in Taiwan if needed, and there will and the US can be accommodated through some other concessions. Okay, so there is a lot of geopolitics going on between this. So you may see this topic very much in the next few months, and so anyways, like, no, we have to move on to the next topic now. So this the next topic is कोल क्राइसिस. तो अभी आपको पता है ना, कोल क्राइसिस हो गया था जब अभी हमारे कोल की जो है वो कमी हो गई थी हमारी कंट्री में. तो ये कमी हुई हुई क्यों थी, इस सब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी रिव्यू किया है और देखा है कि क्यों कमी हुई थी और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. तो हम देखते हैं क्या रीजंस थे. तो अभी जो है हमारे कोल की जो PSUs होती हैं, जो कोल कंपनीज होती हैं, वो सिर्फ 4 दिन का स्टॉक रखती हैं अपने पास, जबकि उनको 15 से 30 दिन के बीच का स्टॉक रखना चाहिए. ठीक है. फिर जो है कोल और लिग्नाइट जो फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स है, वो 54% ऑफ इंडिया की इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है, लेकिन 70% जो पावर जनरेशन होती है वो अभी भी थर्मल पावर प्लांट से ही होती है. ठीक है. तो अभी हुआ क्या, लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ जो है वो 4 गुना जो है हमारी बिजली की डिमांड बढ़ गई. लेकिन जो है कोल की प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि क्या हुआ, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गए कोल के, तो इसलिए क्या हुआ कि हम इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे उतना, क्योंकि मार्केट में प्राइसेस बहुत बढ़े हुए थे इंटरनेशनली. दूसरा, जो सितंबर में मॉनसून इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, तो सितंबर में भी जो आपके कोल बेरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर इतनी बारिश हुई कि जो है सप्लाई ऑफ कोल जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा. सितंबर में नहीं तो जनरली इतनी बारिश नहीं होती, इस बार जो है वो एक्सटेंड हो गया मानसून, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर भी कोल की जो है माइनिंग नहीं हो पाई, उसकी वजह से कोल की जो है वो सप्लाई उतनी नहीं हो पाई. ठीक है. तो अब इस सब से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप कोई बात नहीं, इंपोर्ट करो, जो है इंपोर्टेड कोल है उसको आप अपने डोमेस्टिक कोल में ब्लेंड करो 10%, और जो है जितनी कमी है उसको आप पूरा करो. ठीक है. तो अभी रिसेंटली अभी देखा होगा आपने 1.94 मिलियन टन से बढ़ाकर 2 मिलियन टन के आसपास जो है गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो अपनी बढ़ा चुकी है. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, कोल क्राइसिस. So recently, India was eyeing towards a very serious coal crisis, where the supply of coal was uh, outstripped by the demand, and there were several reasons. There was a convergence of several reasons why this coal crisis was happening in India. So the first thing is that already our coal companies, they just keep 4 days of coal stock with them, as against a recommended level of 15 to 30 days. The coal fired thermal power plants are the predominant
suppliers of electricity in India, and the electricity demand was almost 4 times higher this month as compared to last month, because of several reasons. Like, we have started opening up our economy, that's why the industrial manufacturing is picking up pace. And there were other reasons also, like the international coal prices were at the highest level in the last few years, and that's why we stopped importing coal from the international market. Even there was a coal shortage in China, and that's why it was increasing it was, so that's why there was an increase in international prices of coal. And the most immediate reason of this coal crisis was that there were heavy rains in September, which are not normal. In this coal belt, there were heavy rains, and there was a stop in coal mining because of these heavy rains, which led to this coal crisis. Okay, so the government has now allowed these coal companies to use 10% of imported coal to blend with the existing coal stocks of India. So we will be resorting to rather importing of coal, but there would be there we can expect that this coal crisis will get prolonged for the next few months because of several reasons which we have discussed here. Okay, so now let us see the next topic, which is asset ownership data. तो ये लोक नीति CSDS ने एक सर्वे किया है जिसमें उन्होंने देखा है कि कार, एयर कंडीशनर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और ये टेलीविजन सेट, ये 5 एसेट जो है वो कितने हाउस होल्ड्स में इंडिया के पास हैं। ठीक है, तो अब देखा गया है कि सिर्फ 3% इंडियन हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास ये पांचों असेट्स इकट्ठे हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ ये देखी गई है कि 2014 तक सिर्फ 2% इंडियंस थे जिनके पास ये पांचों असेट्स होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 3% हो गया है। तो जो 2014 से 2021 का हमारा सफ़र है, इसमें सबसे अच्छी ग्रोथ हमको ये देखने को मिली है इंडियन हाउस होल्ड्स के असेट्स में। ठीक है, अब इसमें भी कास्ट डिफरेंसेस भी हैं कि जो अपर कास्ट हिंदूज़ हैं उनके पास ये 7 टाइम्स ज़्यादा चांस है कि उनके पास ये 5 असेट्स इकट्ठे होंगे एज़ कम्पेयर टू जो लोअर कास्ट या फिर जो मुस्लिम्स हैं उनके पास। ठीक है, फिर जो सिख हाउस होल्ड्स हैं ये पाया गया है कि वो सबसे प्रॉस्परस हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा ये असेट्स हैं। ठीक है, फिर सिटीज़ में सबसे ज़्यादा ये हाउस होल्ड्स के पास ये असेट्स हैं, ऑफकोर्स ये तो ऑब्वियस है। फिर टाउन्स में 5% हाउस होल्ड्स के पास हैं और विलेजेस में सिर्फ 1% हाउस होल्ड्स के पास ये पांचों असेट्स इकट्ठे हैं। फिर आपकी जो मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे हाई पर कैपिटा इनकम वाली स्टेट्स हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये असेट्स पाए जाते हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, गोवा और केरला में। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, असेट ओनरशिप डेटा. So a recent survey was conducted by Lokniti CSDS regarding the asset ownership data of in the country. So they used the data regarding 5 assets: car, air conditioner, desktop or laptop computer, refrigerator or a television set. So they measured how many of the households in India have these 5 assets with them. So just 3% of Indian households, that is 1 in every 33 people, had this 5 sets of 5 assets at the same time at their home. But there is a good news that until 2014 this was down to 2%. So we have seen the growth in ownership of assets from 2014 to 2021 at a very fast pace. There are regional, there are communal, there are community-wise differentiation between the ownership criteria of these assets. Okay, so these have been mentioned here, and the states which have high per capita income are likely to have more of these assets as compared to low income category states. Okay, so now let us see the next topic, which is border security force. तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने बोला है कि असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में जो है BSF के पास बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक दूर तक का जो है एरिया, वहाँ पर अरेस्ट, सर्च और सीज करने की पावर्स होंगी. ठीक है, तो क्या ये न्यू है कुछ ऐसा? नो, ऑलरेडी जो है आपके गुजरात में 80 किलोमीटर तक
जो है वो उनके बीएसएफ के पास पावर होती है अरेस्ट, सर्च और सीज करने की, ठीक है। तो बीएसएफ का एक एक्ट है 1968 का, उसके अंदर सेक्शन 139 होता है। उसके अंदर जो है ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास पावर होती है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंडर, कि यूनियन होम मिनिस्ट्री बीएसएफ की पावर्स को इंक्रीज कर सकती है जस्ट इन मैटर्स ऑफ अरेस्ट, सर्च और सीज, ठीक है। तो ये 80 किलोमीटर तक की जो है गुजरात में पावर थी, और राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में सिर्फ 15 किलोमीटर तक की थी, ठीक है। तो इस 15 किलोमीटर को बढ़ाकर बस अब 50 किलोमीटर कर दिया गया है। सिर्फ इतना चेंज हुआ है और इसमें और कोई भी चेंज नहीं है। पॉलिटिकल जो आप बातें सुन रहे हैं वो सब सिर्फ टीवी पर देखने के लिए ही अवेलेबल है। देयर इज़ नो अदर सब्सटेंटिव, कोई उसमें ऐसा कुछ जो है वो चेंज नहीं है, ठीक है। सो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी इस पावर्स को जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, ठीक है। तो अब होता क्या था, ये तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किया गया, ठीक है। जैसे आप देखो कि गुजरात में ये पावर्स 80 किलोमीटर तक हैं, फिर 15 किलोमीटर तक राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में थी। लेकिन अब जो है यूनिफॉर्मिटी गवर्नमेंट करना चाह रही है बॉर्डर एरियाज पे, धीरे धीरे जो है हो सकता है कि आने वाले टाइम में 80 किलोमीटर तक भी कर दिया जाए। तो अब आप ये मत सोचना इसमें कि जो है लोकल पुलिस की पावर्स को जो है वो एक्लिप्स किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अरेस्ट करने की पावर, सर्च करने की पावर और सीज करने की पावर सिर्फ है जो है आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पास। तो अब होगा क्या कि बीएसएफ को समझ लो कि बॉर्डर एरिया से 25 किलोमीटर दूर किसी पर्सन के ऊपर कुछ शक था, तो उसकी जाके प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं वो। और लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उनके पास कोई एविडेंस भी मिल जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनको उस पर्सन को लोकल पुलिस के हिसाब को ही जो है वो सौंपना पड़ेगा। तो बीएसएफ जो है वो अरेस्ट तो कर सकती है, लेकिन प्रोसिक्यूट करने की जो पावर्स हैं वो अभी भी लोकल पुलिस के पास ही है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो आपको सुनने को मिल रहा है कि फेडरलिज्म पर हमला है एंड ऑल दैट, वो सब सिर्फ पॉलिटिकल बातें हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है आपको ऑलरेडी आप देखोगे, आप खुद सर्च कर लो, चाहे जो सेक्शन 139 है उसका सब सेक्शन 1 जो है उसके अंदर ये यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास पावर है कि बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के वो इस एरिया को बढ़ा सकती हैं सिर्फ 3 मैटर्स के अंदर, ठीक है। अगर अगर ये इस पावर को और बढ़ाना चाहते हैं तो सेक्शन 139 का सब सेक्शन 2 आ जाता है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं थी, ठीक है। सो बीएसएफ का रोल क्या है, एक तो नारकोटिक्स कंट्रोल करना, फिर प्रोहिबिटेड आर्म्स अगर दूसरी साइड से आ रहे हैं बॉर्डर से उसको रोकना, फिर इलीगल एंट्री ऑफ फॉरेनर्स को रोकना। तो यही सब काम अभी भी बीएसएफ है वो आपके 50 किलोमीटर के एरिया में कर पाएगी। पहले वो सिर्फ 15 किलोमीटर के एरिया में कर पाते थे, इन कंटेक्स्ट में जो है वो अब 50 किलोमीटर के एरिया में कर पाएंगे ये सब, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ enhance the powers of border security force to arrest, search and seize within 50 kilometers of the international border boundary in Assam, West Bengal and Punjab. So it is not something new. It was already there. 80 kilometers was the line in Gujarat, and 15 kilometers was there in Rajasthan, Punjab, West Bengal and Assam. So now this 15 kilometer has been enhanced to 50 kilometers. So it is not something new. They have their own domain of working. They keep an eye over smuggling of narcotics, arms terrorism, arms smuggling, illegal entry of foreigners. Whereas the rest of the cases or rest of the IPC is dealt by the local police, and it will continue to be dealt by the local police. This powers will also be extended to Jammu Kashmir and Ladakh UT. So the government wants to establish uniformity in defining the area within which the BSF can operate in such states. BSF can only conduct preliminary questioning of suspects. They do not have any power to prosecute the crime suspects. So this prosecution of crime suspects, these powers will continue to be held with the local police. So whatever you may be listening on the TV or in newspapers by the political parties, that is just plain gas. It is nothing but political controversy. So section 139 of this Border Security Force Act allows the Union Home Ministry to enhance this limit as
per its judgment. It does not need any concurrence from the state government in the matters of national security regarding the boundary areas. So they have exercised the subsection 1, in which there is no need to take concurrence of the state government. But of course, if if these powers were to be enhanced further, then it will come out to then it will have to resort to state concurrence, which is there in the section 139 of BSF Act, subsection 2. Okay, so currently we are limited to subsection 1, which under which we do not need any uh, concurrence of the state government. So everything that you are seeing, that it is a blow to federalism and all that, it is just political mudslinging. Okay, so now let us see the next topic, which is sodium ion batteries. तो पीट होता है, जो पीट का यूज़ करने को कहा जा रहा है एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी द्वारा, कि हम उसका यूज़ करके सोडियम आयन बैटरीज को चीपली प्रोड्यूस कर पाएंगे. तो पीट क्या होता है? आपका जो आपका वेट एरिया होता है यूरोप में खासकर, वहाँ पर ये पीट मिलता है, मतलब ये आपका ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है. तो इसमें से आप सोडियम आयन बैटरीज को बनाने की एक टेक्नोलॉजी जो है वो एस्टोनिया की एक यूनिवर्सिटी जो है वो क्लेम कर रही है. तो सोडियम आयन बैटरीज क्या होती हैं? ये आपका सब्सटीट्यूट है या ऑल्टरनेटिव है लिथियम या आयन बैटरीज के. ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको ये ओवर पावर करती हैं सोडियम आयन बैटरीज. एक तो क्या होता है कि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, और इसको हम सेफली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, और इसको हम 0 वोल्ट्स पर भी मेंटेन करके रख सकते हैं. ठीक है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी जैसे जो है कॉस्टली जो है आपके लिथियम, कोबाल्ट और निकल की भी जरूरत नहीं होती, तो इसको हम चीपली प्रोड्यूस कर सकते हैं सोडियम आयन बैटरीज को. तो आपकी ईवी रेवोल्यूशन में बहुत काम आने वाली हैं सोडियम आयन बैटरीज, अगर हम इसको चीपली प्रोड्यूस कर सकेंगे तो. ठीक है, तो पीट को कैसे यूज़ करने को की बात कर रहे हैं, तो एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी कह रही है कि जो पीट है उसको हम डीकम्पोज पीट है उसको हम हीट करेंगे 2 से 3 घंटे तक, फिर उसका हम यूज़ करेंगे. ठीक है, तो जनरली जो पीट है आपकी ऑर्गेनिक मैटर है, अगर आप उसको रिलीज़ करना चाहते हो तो फिर उसमें से तो कार्बन जो डाइऑक्साइड जो ट्रैप हुई है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी. ठीक है, लेकिन एस्टोनियन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हम डीकम्पोज्ड पीट को ही यूज़ करेंगे और उसको हम हीट करेंगे, उसी से ही हम सोडियम आयन बैटरीज को बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो सोडियम आयन बैटरीज ऑलरेडी जो है वो बहुत ही चर्चा में आ रही हैं. चाइना की एक कंपनी है, उसने सबसे पहली वो बनी है कंपनी बनी है जो कि ऑटोमोटिव बैटरी मेकर बना है, और सोडियम आयन बैटरी का यूज़ कर रहा है वो कार का इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने में. ठीक है, सो वैसे पीट का यूज़ कहाँ पर होता है? विस्की बनाने में, फिर जो है फर्टिलाइज़र बनाने में. ठीक है, तो ये सब चीज़ों में पीट का यूज़ किया जाता है, बट पहली बार जो है एक एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी कह रही है कि इससे हम सोडियम आयन बैटरीज को भी बना सकते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. सोडियम आयन बैटरीज. सो पीट, a very plentiful substance in northern Europe, because that area is generally wet, so you can obtain this peat. That is this peat is obtained from organic matter or manure. So this peat can be obtained from this northern Europe, and the Estonian university is saying that they can utilize this peat to make sodium ion batteries cheaply. So sodium ion batteries do not contain lithium, cobalt or nickel, and it is an alternative to the lithium ion batteries. They are cheaper than lithium ion batteries, and they have exceptional thermal stability and safety. It can be transported safely also. So peat will be utilized. So generally the conventional sense is that when you extract peat, you also release the carbon dioxide which is trapped by the peat in that particular area. But the scientists at Estonian University are saying that they will use decomposed peat and they will heat it, so that this decomposed peat is already bereft of carbon dioxide, and they will heat this decomposed peat for 2 to 3 hours before utilizing them in sodium ion batteries. So this peat is already used in manufacturing of flavor whiskey, and even as a fuel in fertilizers. So this sodium ion batteries have become very popular. A Chinese company has become the first major automotive battery maker who is using this sodium ion battery now, because it is cheaper and it is safer than
the current lithium ion batteries. Okay, so now let us see the next topic, which is exercise युद्ध अभ्यास. तो इंडिया और यूएस के बीच में ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हो रहा है अलास्का में. 17th एडिशन है. 2004 में सबसे पहली बार ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में हुई थी. लास्ट एक्सरसाइज ये फरवरी 2021 में राजस्थान में हुई थी, बीकानेर में, और इस बार ये अलास्का में की जा रही है. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2021 will be conducted at joint base Elmendorf Richardson in Alaska, USA. So this is the 17th edition of this joint exercise, and the first one was conducted in 2004, and the last one was conducted in February 2021 at Bikaner in Rajasthan. So this exercise is basically aimed at interoperability between these two armed forces to enhance cooperation between two armed forces. So this exercise will be conducted at Alaska to include cold climatic conditions. Okay, so these were our topics for today. आज हमने ग्रुप में आपके साथ वीकली कंपाइलेशन भी शेयर किया होगा, सो डाउनलोड दैट फ्रॉम टेलीग्राम. वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स. अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.